हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो आज 17 मार्च 2025 डेली करेंट अफेयर द हिंदू एंड दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। तो आज के चर्चा में रहने वाले देखे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। इनमें से जो कि यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं दोनों के लिहाज से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण, ना प्री के एग्ज़ाम के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड में। जैसे ये किलिंग फाइल से ये फील्ड जो वाला दिया है तो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। और अगला आर्टिकल है टेरर ऑन द ट्रेन के बारे में देखेंगे। जैसे वहाँ का जो मुखिया रहा वो मारा गया, हालांकि और इसके बाद अगला जैसे आर्टिकल रहा तो ये है कि टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि इंडिया में विशेषकर देखा जाए तो जैसे जेंडर इनइक्वालिटी चलती है, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में देखा जाए तो महिला विशेषकर वृद्ध और बच्चों में कुछ ऐसी समस्याएं ज़रूर देखने को मिलती हैं। और अगला आर्टिकल है कि परसीमन की कसौटी के बारे में देखेगा। जो ये बहुत मुझे इसलिए बेहतर लगा क्योंकि जो यूपी के जो विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं उनके द्वारा, ये हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा, राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया। तो ये भी देखेगा जो परसीमन आयोग है, तो परसीमन आयोग देखिए कब कितने बार इंडिया में गठित हुआ, ये भी देखेगा। और सबसे अहम मुद्दा है कि आखिरकार वर्तमान में जो चर्चा के बिंदु बना तो क्यों बना, इसके बारे में देखेगा। और जो ये परसीमन आयोग होता, परसीमन आयोग के बारे में देखिएगा, परसीमन आयोग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इसका वजह से गठन किसके द्वारा किया जाता। और जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है तो इंडिया में न्यूट्रिशन के बारे में देखा जाए तो न्यूट्रिशन में है तो दो प्रकार से, और है कि ये सेटकॉम पॉलिसी के जो नीट के बारे में जो जानकारी दी गई तो इसके बारे में बहुत डिटेल से देखेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल रहेगा कि ये प्रत्येक पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया जाए तो केंद्र संबंधियों के बीच किस प्रकार से टकराव हुआ, तो ये भी देखेगा कि किस प्रकार से, जैसे तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है, एम के स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, तो दक्षिण भारत के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन साहब हैं, तो वो क्या बोले, उनके द्वारा तो ये बोला गया कि जो इंडिया में रुपए है तो रुपये का जो सिंबल है उसको चेंज कर दिए, राइट। तो उसके बारे में देखेगा। और इसके बाद जैसे ये है कि कामयाबी की उड़ान, तो कामयाबी की उड़ान के बारे में देखेगा, इसरो के बारे में डिटेल से देखेगा कि किस प्रकार से यदि इसरो के बारे में डाटा है ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब इसरो की कामयाबी के साथ साथ ये भी देखिएगा कि 2000 जो चंद्रयान फोर्थ, तो ठीक ही है, चंद्रयान फिफ्थ नंबर का जो डिक्लेरेशन कर दिया, मतलब लॉन्च करने के डेट पे जैसे बना दिया गया तो 2028 तक का टारगेट बना, तो उसको भी इसके बारे में देखेगा। इसरो के से रिलेटेड तो एमपीपीएससी मेंस से यूपीएससी में तो मतलब बहुत ही धड़ल्ले के साथ और आसानी के साथ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह है कि हर दबाव से मुक्ति जरूरी है, ये किसके बारे में, जो राइटर का नाम है वीरेंद्र कुमार। तो राइटर के जो लिखते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ये इंडिया की जियोग्राफी से रिलेटेड है। और इंडिया के जियोग्राफी से रिलेटेड मैं आपको आज वहीं से शुरू करूंगा कि इंडिया के जियोग्राफी के बारे में देखिएगा कि जियोग्राफी के साथ साथ कौन कौन से बिंदु ये हैं। और यह है कि मानवीय गुणों को बनाए रखने हेतु एआई अपनाना चाहिए। तो एआई के बारे में जैसे थोड़ा सा डाटा देखे होंगे। और यह कि जो इंडिया में जो रायलसीमा जैसे जब चलता है डायलॉग चलता, दिल्ली रायलसीमा डायलॉग चलता, तो उसमें देखिएगा कि 125 कंट्री के उसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्या है उसमें शामिल होंगे। और शामिल होने के साथ साथ देखिएगा कि इंडिया की इमेज कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के रूप में तो प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। और जो 3 दिवसीय के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा दिल्ली में, इसका किया जाएगा, कौन से नंबर का, शायद 7वें नंबर का है, राइट। रायलसीमा में उसका नाम क्या है, क्यों है इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रायलसीमा के बारे में, क्योंकि जो रायलसीमा है तो रायलसीमा के बारे में देखिएगा कि जो रायलसीमा के जो हिल्स है तो वो दिल्ली में स्थित है, इसीलिए उसका नाम दिल्ली में वर्तमान में तो होस्ट कंट्री है, राइट। तो पहले ये देखिएगा कि आखिरकार ये मरते क्यों हैं। तो जानकारी नंबर 1, जो आज का पहला आर्टिकल है कि किलिंग फील्ड के बारे में, तो देखिए ये घटना किससे रिलेटेड है। तो यदि इसके बारे में देखा जाए तो किलिंग के बारे में तो डायरेक्ट किससे है, हमारे फार्मर से, जो हमारे किसान भाई हैं। तो किसान भाई आखिरकार सुसाइड क्यों करते, एक तो क्या देखिएगा इसमें सुसाइड क्या है, सुसाइड के कारण क्या है, इसके बाद ये देखिएगा कि इसमें सलूशन क्या हो सकता है। यही हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू में काम में आएगा। सुसाइड का जैसे ये रहता है कि मतलब अपने इमोशन के आवेग के आधार पर देखा जाए तो स्वयं के जीवन की लीला को स्वयं के हाथों ही ख़त्म कर लेना सुसाइड कहलाता है।
हालांकि सुसाइड के रेट यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जो किसानों से रिलेटेड जितने भी सुसाइड के केस देखे जाते हैं, विशेष करके देखा जाए तो इंडिया में जो सुसाइड के केस है तो यहाँ देखे जाते हैं कि महाराष्ट्र की घटना है 2022 से लेकर 2024-25 के बीच देखा जाए तो मतलब किसान के जो सुसाइड के केस के बारे में देखा जाए तो महाराष्ट्र के बारे में देखा जाए तो एपी सेंटर का काम करता ही है। कौन? महाराष्ट्र जो स्टेट है, ऐसा आ गया इंडिया में। और देखिएगा कि सन 2000 से लेकर सन 2010 से लेकर 2022 के बीच में देखा जाए तो पता है कितने किसानों की मौत हो चुकी है? लगभग 20,000 किसानों की मौत हो गई। और 20,000 किसानों में से देखा जाए तो ये ऐसे इलाकों में इन किसानों की मौत होती है जहाँ पर देखा जाए तो इनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बेहतर नहीं होता, राइट। तो ये इसका कारण क्या था कि मतलब सोसाइटी में क्या है कि मतलब प्रोडक्टिविटी घट रही है प्रतिदिन। क्या है कि मतलब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ देखा जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी क्लाइमेट पर चेंज पड़ता। जैसे अब क्लाइमेट चेंज के बारे में जब देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर मार्च के महीने में इतना तेज़ी से बढ़ जाता कि जो गेहूं की जो स्थान पर देखा जाए तो गेहूं की फसल रहती, जितने भी मतलब रबी की फसल है तो उनके क्या है जो दाना पड़ने की एज रहती ना तो बहुत फास्ट टाइम में पक जाते हैं ना ये। तो जैसे ऊसर ज़मीन हो गई ना तो ऊसर ज़मीन में देखा जाए तो वहाँ तो और ही जल्दी पक जाते, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर देखा जाए तो ऊसर ज़मीन में मतलब कि गेहूँ पक जाते। बहुत ही मतलब परिपक्व अवधि नहीं रहती ना इनकी, जो कि परिपक्व अवधि होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सुसाइड के कारण एक रहा तो मतलब ये तो किसानों से रिलेटेड है, तो पहला पॉइंट नंबर एक ही है। एक तो इनके पास देखा जाए तो एग्रीकल्चर में वर्तमान में क्या प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी के साथ देखा जाए तो क्या है इसमें कास्ट ऑफ पर हेक्टेयर इसमें अधिक आता, लागत इसमें अधिक आती। और पॉइंट नंबर थर्ड इसमें ये है कि देखा जाए तो क्या है कि सरकार भी उतने बेहतर रूप से सरकारी प्रयास भी देखा जाए तो इतने लोगों तक प्रयास नहीं पहुंच रहा। जितने भी इंडिया में मतलब बड़े फार्मर है किसान के बारे में देखा जाए तो बड़े फार्मर के बारे में इनकी अच्छी खासी जानकारी रहे तो अच्छी खासी, जैसे जैसे लैंड रहती तो इनके पास देखा जाए तो जितने भी जैसे डायनेस्टी नहीं, बड़े बड़े राजा राजवाड़े नहीं रहते, रॉयल फैमिली के रहते थे, इनके पास ज़मीन अच्छी रही। तो ये था, ये इसके कारण है। और दूसरे कारण ये भी रहता है कि मतलब कि यहाँ देखा जाए तो एग्रीकल्चर में डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, डिसगाइज जो बेरोजगारी पाई जाती है। तो उसमें रहता है कि मतलब जहाँ दो लोग ही काम कर सकते वहाँ मतलब 5-5 लोग काम करते, तो अब कहाँ जाए, वो भी प्रोडक्टिविटी में तो शामिल हो जाएगा ना। तो जो यहाँ क्या होता है गवर्नमेंट इसमें सोल्यूशन क्या कर सकती है, तो देखिएगा सोल्यूशन ये हो सकता है इसमें कि गवर्नमेंट तो क्या चाहिए, तो एक तो देखा जाए तो जैसे जो इनकी वर्तमान में समस्या है तो जैसे जो एपीएमसी जो सिस्टम चला, एपी एपीएमसी जो देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जो मार्केट था, तो ये तो होना चाहिए। अभी जैसे कि जेपीसी जो कमेटी बैठी थी संसद में, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, तो इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए थे मतलब सेंटर गवर्नमेंट को देखा जाए ना तो एमएसपी जैसे जैसे जो एमएसपी रहता, एमएसपी का मतलब क्या है कि उसमें बताया गया कि मतलब लीगल होना चाहिए, लीगल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए तो जो लोन माफ़ किया जाता है बोलो उसको भी करना चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो बताया गया रिकमेंडेशन दी गई थी। और इसमें यह हो सकता है कि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ यह भी हो सकता कि जो यहाँ के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, तो यहाँ के लोगों को देखा जाए तो जो एक पूरा मॉडल था मुझे लगता है एक प्रकार से गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड था। बट 2003-4 में जब इसका डिक्लेरेशन किया गया था मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, तो जो पूरा मॉडल ये था कि मतलब प्रोवेंटिव अर्बन रिमेंटेज जो है तो मतलब गाँव शहरों की जो सुविधाएं गांव में प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे पार्टिकुलर ये गांव है तो गांव के रोड है, रोड के किनारे जितने यहाँ गांव है तो क्या छोटे छोटे देखा जाए तो स्टार्टअप चालू करके स्टॉल लगा करके कुछ भी कर करके यहाँ क्या किया जाए कि मतलब छोटे छोटे रोजगार तो जनरेट किए जा सकते हैं ना। तो ये था पूरा मॉडल। अब पूरा मॉडल इतना प्रैक्टिकल है कि यदि देखा जाए तो यहाँ समस्या इस प्रकार से हल कर सकती है कि जैसे जैसे जब एग्रीकल्चर से अलग हो करके देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में जैसे मतलब देखा जाए तो इंडिया में क्या है टर्सरी सेक्टर में डायरेक्ट शिफ्ट हो गया इंडिया, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या है जितने भी यहाँ प्राइमरी सेक्टर में जितने भी बेरोजगार इंसान हैं, एम्प्लॉयमेंट जितना है तो क्या है बेरोजगार लोगों को खा जाएगा ये कौन, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का वर्तमान में देखा जाए तो जीडीपी में योगदान महज 21 से लेकर 24 के बीच में पाया जाता है। और एमपी के तो और ही बुरी हालत है। हालांकि अब गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ग्लोबल समिट के द्वारा से यहाँ होस्ट किया गया भोपाल में 2025 में,
24 से 25 फरवरी को। और ग्लोबल समिट के बारे में देखा जाए तो जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाए तो उसके माध्यम से देखा जाए तो क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ता, राइट। और इसके बाद और इसमें सलूशन क्या हो सकता है कि क्या है कि लोगों में क्या है स्किल प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा रेवड़ी बांटने वाली जो पॉलिटिक्स चलती, जो सियासत चलती। तो इतनी बड़ी सियासत जो गरमा जाती ना, कभी नहीं होना चाहिए। और इसके माध्यम से जो रेवड़ी बांटने वाली जो ये चलती ना, तो इसमें अभी देखा जाए तो जो स्वामीनाथन कमेटी एमएसपी के बारे में जैसे जब रहता, तो एमएसपी देखिए तो एक तो जैसे रहता A2 जैसे रहता, तो एग्रीकल्चर में तो टोटल लागत इसमें निकाला जाता। और जबकि A2 प्लस जो C1 रहता, तो C1 के बारे में इसमें देखिएगा क्या है, एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें तो होने चाहिए क्या है कि जैसे A2 तो होना चाहिए, A2 के बाद देखा जाए तो F2 भी होना चाहिए। मतलब जितने भी परिवार के लोग हैं उनके भी इनकम उसमें ऐड करना चाहिए। जब ऐड कर देंगे तो बचेगा नहीं कुछ ना। और अगला इसमें कि मतलब A2 मतलब C2 भी होना चाहिए। अब C2 में क्या हो जाएगा, C2 में मतलब ये दोनों तो शामिल है रहेंगे। C2 के बाद C2 में क्या शामिल होगी, इसमें जैसे कोई इंसान जैसे गाड़ी से गया, 4 व्हीलर से गया, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं एग्रीकल्चर में, उसका भी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वो है तो उसको भी ऐड को जोड़ना चाहिए, उसकी भी तो इनकम होगी ना, उसकी भी देखा जाए तो मजदूरी जोड़ना चाहिए। तो ये है एमएसपी से रिलेटेड जैसे रहते इसको जो डिक्लेरेशन की जाती है। तो और अगला देखिए एमएसपी से रिलेटेड अगला आर्टिकल ये है कि जो एक डुअल प्राइस रहती है, एक तो एमएसपी रहती है, एमएसपी की बात रहती है, एक बोला जाता है जिसको बोला जाता है पीपी प्रोक्योरमेंट प्राइस, और थर्ड नंबर का रहता है इशू प्राइस के बाद अगला देखिएगा इसमें होता है एक ड्यूअल प्राइस क्या होता है अभी बता रहा हूँ। एमएसपी तो यह है कि फसल बोने के पहले डिक्लेरेशन कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट प्राइस ये होता कि रियल में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जितने भी किसानों से फसल जो क्रय की जाती है तो प्रोक्योरमेंट प्राइस के आधार पर की जाती है, न कि एमएसपी के आधार पर। एमएसपी तो पहले डिक्लेरेशन कर दिया जाता, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है मतलब एमएसपी के इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी से कम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि किसानों के द्वारा क्या आक्रोश निकालना शुरू कर देंगे। पता है क्यों, जैसे अभी घोषणा कर दी कि 2700-2800 रुपये पर क्विंटल देखें, किसमें गेहूँ में, एमपी में 2700 रुपये, लेकिन वो घोषणा कर दे। हो सके जब आगे चल के जब प्रोक्योरमेंट प्राइस जैसे जब अपनाया जाएगा, तो जब प्रोक्योरमेंट प्राइस इसमें अपनाएगा तो फिर देखा शामिल इसमें ये किया जाएगा प्रोक्योरमेंट प्राइस के माध्यम से। आप इसमें देखेगा कि इसमें ये हो जाता ना कि 2800 तो में खरीदेंगे, हो सकता किसान को गवर्नमेंट का लगे, तो जिस मूल्य पर इसको खरीदेंगे तो 2800 में यदि खरीदे तो 2800 ही कहलाएगा, क्योंकि अभी तो डिक्लेरेशन किए, जब रियल में परचेसिंग का काम करेंगे तब कहलाएगा ये प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो जो मूल पर गवर्नमेंट खरीदती है वो कहलाता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। इशू प्राइस क्या होता, इशू प्राइस ये होता कि मतलब कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के द्वारा, जो एफसीआई रहती है उसके माध्यम से जब देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के गोदाम से लेकर मतलब स्टेट गवर्नमेंट के गोदाम में यहाँ जब प्रोवाइड का काम करेगा, जिसको बोला जाता है पीडीएस सिस्टम निकालने का काम करे, उसको बोला जाता है इशू प्राइस। और आप बोलोगे कि इसमें क्या होगा, मतलब डुअल प्राइस क्या है, तो डुअल प्राइस देखिएगा वो क्या है। डुअल प्राइस जो रहती डुअल प्राइस के बारे में देखा जाए तो डुअल प्राइस पता है क्या है। डुअल प्राइस के बारे में समस्या ये है कि जैसे एक तो बाजार हो गया, बाजार के साथ साथ देखा जाए तो अगला आर्टिकल इसमें जैसे ये हो जाता, एक तो बाजार हो गया और बाजार के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट यहाँ हो गई और बाजार और गवर्नमेंट भी शामिल हो गई। अब बाजार गवर्नमेंट जैसे जब रहेगा कि हो सकता है कि हाँ गवर्नमेंट अभी 2800 की घोषणा की ना एमएसपी की, और हो सके पीपी में परचेसिंग करेगी तो 2800 की रहे, लेकिन जब मार्केट में हो सकेगा कि 2900 रुपये में यदि गेहूँ जाएगा तो क्यों लोग यहाँ लाएंगे। जब यहाँ ना लाएंगे तो फिर कहाँ से जो पीडीएस का सिस्टम चलता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम चलता, तो कैसे काम करेगा, फिर नहीं काम करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी के माध्यम से दोनों लोगों की देखा जाए तो दो लोगों के हितों को संरक्षण करती। पता है किसका, एक देखिए
जैसे एमएसपी के माध्यम से और प्रोक्योरमेंट प्राइस के माध्यम से देखा जाए तो किसानों के हितों का प्रोटेक्शन करती है। जबकि जो पीडीएस सिस्टम रहता है, पीडीएस जो सिस्टम रहता है, पीडीएस जो सिस्टम रहता है और पीडीएफ सिस्टम के बाद जो देखिएगा इसमें एक रहता है बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक क्या रहता है? बफर स्टॉक के बारे में देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इमरजेंसी पीरियड के लिए ओनली 3rd महीने के लिए क्या किया जाता, जैसे फूड ग्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए देखा स्टोर करके रख लिया जाता, राइट। इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ देखिएगा कि अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल है कि टेरर ऑन द ट्रेन के बारे में। ये घटना क्या है? तो पाकिस्तान के बारे में तो घटना तो पता है जो 11 मार्च को घटी। तो जो है जैसे यहाँ पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, तो जब पहली बार 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट जब बनी थी, एनडीए की गवर्नमेंट जैसे जब बनी थी ना, तो वो 2014 में गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे ना उसको बुलाए थे, लेकिन आए नहीं थे। हालांकि ये जाहिर सी बात है कि पड़ोसी कभी चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या पड़ोसी के साथ क्या है कि मतभेद होना चाहिए लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए ना। मतभेद होने से तो कोई ना कोई नया सलूशन निकल आता है, लेकिन क्या है विवाद होने से कोई भी सलूशन नहीं निकलता। तो ये यहाँ हो गया भतीजा, यहाँ चीन हो गया चाचा, चाचा भतीजा दोनों मिलकर यहाँ, जैसे इंडिया में देखा जाए तो यहाँ से सीपैक मतलब चीन, सीपैक मतलब चीन कॉरिडोर, सीपैक मतलब चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से डेवलपमेंट कर रहा है चाइना के द्वारा, और यहाँ से यहाँ धीरे धीरे यहाँ चारों तरफ से इंडिया को घेर लेगा। तो ये घटना जैसे रही, तो यहाँ जैसे जब रहा तो ट्रेन यहाँ से निकल रही थी। अब घटना है जैसे यहाँ देखिएगा, घटना है यहाँ की, ये जैसे यहाँ की घटना थी, यहाँ की घटना देखा जाए तो यहाँ से ट्रेन जा रही थी। यहाँ से जैसे जब ट्रेन जा रही थी तो ट्रेन के माध्यम से क्या होता है कि ट्रेन जैसे यहाँ से गुजरी तो जो यहाँ की पाकिस्तान की आर्मी थी, तो आर्मी के द्वारा ट्रेन को हाईजैक कर लिए गए। जैसे जब हाईजैक कर लिया गया तो जितने भी कुछ महिलाओं को किडनैप कर लिए, अगवा कर लिया गया, कुछ लोगों की जान भी गई, कुछ लोग भागे भी। हालांकि यह है कि जो यहाँ के लोगों को पकड़े, अभी जो आतंकी की मौत हुई तो उसको आज के जैसे द हिंदू में जो जानकारी मिली तो उसमें ये भी था कि 2026/11 का जो घटना बॉम्बे वाला था तो उसमें भी ये शामिल था, उसका इसका हाथ था, बिल्कुल हो सकता, राइट। तो ये इससे रिलेटेड था, पाकिस्तान से रिलेटेड। इतना हमारे काम का नहीं है पाकिस्तान वाला। अभी इतना ये ज़रूर हमारे काम का है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो हमारी फोर्स रहती है उसका नाम रहता है BSF, राइट। तो वो हमारे काम का है। और इसी के साथ अगला आर्टिकल देखिएगा कि जो ये टेकिंग का काम करता है कि टेल्किंग का काम रहता है प्रॉब्लम न्यूट्रिशन के बारे में देखिए कि क्या है। न्यूट्रिशन के बारे में जैसे देखा जाता है तो क्या है, अनबैलेंस न्यूट्रिशन पाया जाता है। कैसे किसी में प्लस हो जाएगी, किसी माइनस हो जाएगी। जिसमें माइनस हो जाएगा देखा जाए तो इसमें कौन रहेंगे? महिलाएं रहेंगी। महिलाएं के साथ साथ अगला देखिएगा कि इसमें बच्चे शामिल रहेंगे। बच्चों के साथ इसमें कौन शामिल रहेंगे? वृद्ध। विशेष करके घटना देखी जाती है गांव में, और देखा जाए तो अर्बन में तो रहे, क्या अर्बन के साथ साथ कहाँ रहेगी, मतलब जैसे जो जनजाति इलाके रहते जैसे PBTH पार्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप के बारे में, राइट। और आज के इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें देखिए जो वल्चर रहते हैं, वल्चर के बारे में कितनी समस्या हो रही है वल्चर के बारे में। तो ये घटना रहती। अब यहाँ जैसे जब घटना रहती और यहाँ दूसरा रहती, यहाँ जो शहरों में पाया जाता है यहाँ रहती ओबेसिटी की घटना, मोटापे की घटना रहती, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ माइनस रहता। तो दोनों के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए कि मतलब एक तो मुझे लगता है कि सलूशन ये है कि जब यहाँ जो ओबेसिटी रहती है, ओबेसिटी के माध्यम से क्या है BP बढ़ जाती, BP के साथ जैसे मानसिक तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन तक घायल चले जाते दोस्त इसमें, मतलब मोटापे की वजह से इनका वजन इतना बढ़ जाता है कि मतलब इनकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है काम करने में। और यहाँ वालों को लोग यहाँ एफिशिएंसी रहती नहीं, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो एनीमिया, कुपोषण, सब वजन कम, ये क्या है देखा जाए तो क्या है, ये समस्याएं यहाँ रहती। एडल्टों के बारे में, बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, जैसे एनीमिया घटना रहती है, जेनेटिक बीमारी रहती है, तो TB की बीमारियाँ रहती, ये देखा जाए तो जेनेटिक से रिलेटेड है ये बीमारी, जेनेटिक का काम कर देती, ये आगे चल के कैंसर का रूप ले लेगी। कैंसर भी इससे होता दोस्त, किससे? ये मोटापे के माध्यम से कैंसर भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें ब्लड तो साफ होता नहीं, तो ब्लड कैंसर ऑटोमेटिक हो जाना है, राइट। तो ये हमारे अब इसके लिए है कि मतलब नियमित रूप से एक तो क्या है एक्सरसाइज होना चाहिए, एक्सरसाइज के साथ साथ क्या होना चाहिए, मतलब व्यायाम होना चाहिए, व्यायाम के साथ, और इसमें क्या होना चाहिए, व्यायाम के साथ साथ देखा जाए तो कुछ ऐसी घटनाएं रहती जिन घटनाओं को लेकर कुछ हमें चैलेंजेस जरूर हमें सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो ये भी हमारे काम का, ये इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। और अगला आर्टिकल देखिएगा, अगला आर्टिकल है कि ये हृदय नारायण दीक्षित रहे राइटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो परसिमन की कसौटी। परसिमन की कसौटी क्या है? तो देखिए परसिमन आयोग
जो परसीमन आयोग के बारे में देखें तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में देखें तो आर्टिकल नंबर 82 में इसका फॉर्मेट किया जाता है किसके, बाई पार्लियामेंट के द्वारा इसका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता। जबकि आर्टिकल नंबर 173 में देखा जाए तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव रहती उसके माध्यम से स्टेट के सीटों का रीअरेंजमेंट किया जाता। तो मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीटों का जो अरेंजमेंट के जिस कमीशन के द्वारा किया जाता है उसी को बोला जाता है परसीमन कमीशन। और जो पर ये डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन जो कमीशन रहता है इसमें स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता। तो और अगला देखिएगा जो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में देखिएगा कि अगला घटना यही घटना रहती है कि आखिरकार इसके अपॉइंटमेंट की कौन किया जाता, किसके द्वारा किया जाता, बाई पार्लियामेंट के द्वारा इसके अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूट ही पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। बट जो इसके लिए शर्तें ये है कि आखिरकार जो शर्तें हैं तो ये शर्त किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाए, तो जो शर्तें निर्धारित की जाएगी तो निर्धारित की जाएगी किसके द्वारा, कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो इसका एक्स ऑफिशियो बनेगा, एक्स ऑफिशियो जो बनेगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही बनेगा, ओनली सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का सीजेआई बन सकता, सॉरी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ये है। अब इसके काम यही रहते हैं मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीटों का जो रहता रीअरेंजमेंट किया जाता। अभी तक देखा जाए तो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही, लेकिन क्या है दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में देखा जाए तो जो विवाद चलता, अब दोनों के बीच में जैसे जो विवाद चलता विवाद का सलूशन निकलता कि ये है समस्या ये है कि जो वर्तमान में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का जो मानना ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए तो जो डिलिमिटेशन किया जाता तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोले कि यहाँ के जो डिलिमिटेशन किया जाता तो बोले यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ की कम है। जैसे यहाँ के सर्वाधिक लाभ देखा जाए तो बिहार को मिलना, सर्वाधिक घाटा देखा जाए तो केरल को मिलना है। अभी दक्षिण भारत में वर्तमान में देखा जाए तो दो ही मुद्दे चलते हैं, एक तो तीन मुद्दे चलते हैं। एक तो फिजिकल इनबैलेंस वाला सिस्टम चलता है, वर्टिकल फिजिकल फाइनेंशियल इनबैलेंस पाया जाता। सेकंड नंबर का देखा जाए तो टर्स मतलब त्रिभाषा फार्मूला से देखा जाए तो वो भी वहाँ विवाद का काम चलता। और तीसरा जो फार्मूला ये है कि जो तीसरे नंबर का जो फार्मूला है विवाद का पॉइंट नंबर ये है वो चलता मतलब डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से। यदि जब उसमें डिलिमिटेशन कमीशन काम नहीं करेगा तो फिर कैसे रीअरेंजमेंट का काम करेंगे। तो आप देखिएगा सलूशन ये निकाल रहे कि जैसे दक्षिण भारत के जो मुख्यमंत्री बोले कि सन 2000 की सेंसस के अकॉर्डिंग जनगणना के 2000 के सेंसस के अकॉर्डिंग मतलब डिलिमिटेशन करा लिया जाए, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेटिव दोस्त घट रहा है ना। एक तो क्या है इनका पॉपुलेशन देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन ने बहुत कंट्रोल की, जैसे केरला के द्वारा देखा जाए। हालांकि इनको भी घाटा नहीं है, यहाँ आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 5 स्टेट है दक्षिण साउथ इंडिया के ऐसे जिनको मतलब डिलिमिटेशन कराने के लिए चैलेंजेस हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दक्षिण भारत में जैसे आंध्र प्रदेश सामने नहीं आता क्योंकि वहाँ तो कोalition गवर्नमेंट है, वह तो एनडीए में शामिल है, नहीं तो प्रधानमंत्री न बन पाते बीजेपी की जो एनडीए की गवर्नमेंट है, राइट। तो ये है उसका विवाद। और अगला आर्टिकल देखिएगा, हमारा अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल ये है कि सैटकॉम जो नीति है, सैटेलाइट ना कह के इसको देखा जाए तो जिसको बोला जाता है टेली कम्युनिकेशन नीति। जो टेली कम्युनिकेशन जो पॉलिसी रहती है, टेली कम्युनिकेशन पॉलिसी चली थी 2012 में, इसके बाद 2009 में जारी की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और दूरसंचार के बारे में देखा जाए तो क्या है सेंटर लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काम करेगी ना। तो जब संचार कम्युनिकेशन के बारे में देखा जाए तो देखिए इसमें कौन कौन से मुद्दे सामने आ सकते हैं। वर्तमान में मुद्दा है कि एक तो देखा जाए तो रिलायंस, तो दूसरे नंबर पर क्या है इसमें एयरटेल। अब दोनों एयरटेल और रिलायंस क्या कर मिल गए किसके, स्टारलिंक के साथ। जब स्टारलिंक के साथ जाके मिल करके काम करते स्टारलिंक, और जैसे स्टारलिंक, रिलायंस और एयरटेल दोनों मिलके क्या करेंगे, सैटेलाइट का काम करेंगे। ये बोले हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में बहुत तेज़ी से इंटरनेट की सेवा को प्रोवाइड करेंगे। बोले ठीक है। अब गवर्नमेंट बोले कि अभी तक हम लोग जिस प्रकार से स्पेक्ट्रम का नीलामी करते थे उस प्रकार से हम स्पेक्ट्रम का नीलामी करने वाले नहीं हैं। बोले क्यों, वो इसलिए नीलामी करने में नहीं क्योंकि अभी तक देखे होंगे कि सन 2010-11 का जो मामला चला था तो सुप्रीम कोर्ट से निपट के आया। नहीं तो एयरटेल और वोडाफोन जैसे जो कंपनी थी उनको क्या सैटेलाइट में जो
संचार टेलीकम्युनिकेशन वाले में कितना घाटा था। सुप्रीम कोर्ट बोला कि यार गवर्नमेंट को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए ना, जिस प्रकार से गवर्नमेंट जैसे बता देती है। तो क्या है कि इसका ऑक्शन कर दिया जाता है स्पेक्ट्रम का, जो ज़्यादा ऑक्शन में बोली लगाएगा उसी को मतलब स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस प्रकार। लेकिन वर्तमान में चैलेंजेस यह है कि गवर्नमेंट बोले कि इस प्रकार से हमें जो चैलेंजेस हो सकते हैं कि जैसे अभी विदेशी में देखा जाए तो स्टारलिंक जो इसमें शामिल होते हैं, पॉइंट नंबर 1 विवाद का, कि भाई जब इसमें काम कर रहे विदेशी को जिसमें शामिल होना, क्या है हमारे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी संचार का डाटा रहेगा वो कभी मतलब पब्लिश नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखा जाए तो जो 26/11 का जो घटना हुई थी, आतंकी घटना हुआ था यहाँ का बॉम्बे वाला, तो वहाँ की घटना में देखा जाए तो मतलब कि स्पेस सैटेलाइट का तो उपयोग करके गए थे वो लोग, टेलीफोन सैटेलाइट का, मोबाइल वाले जो टेलीफोन सैटेलाइट के माध्यम से तो पहुँचे थे, जीपीएस के माध्यम से देख लो, जीआईएस के माध्यम से देख लो, जानकारी लेकर हमारे क्या है यूनिटी का मतलब कि इंडिया के एकता और एकता एवं अखंडता के सामने देखा जाए तो एक प्रकार से चैलेंजेस का काम हो जाता, चैलेंजेस के रूप में सामने आ जाती। और दूसरा बात है गवर्नमेंट के बोले कि अभी तक बेटा जो तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे ना, अब हमारी बात समझो, जितने भी पहाड़ी इलाके होंगे और दूर दराज इलाके होंगे पहले तुम्हें वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यदि जब इनको यहाँ सर्विस प्रोवाइड कराना पड़ेगा तो फिर तो जैसे ये स्टारलिंक है, स्टारलिंक के साथ साथ देखा जाए तो एयरटेल और रिलायंस है। क्या है जब यहाँ अभी देखा जाए तो जैसे 5G तुरंत लॉन्च कर देंगे, अभी VI तो मार्च में लॉन्च करने ही वाला था, उसका डिक्लेरेशन होनी था VI के बारे में। लेकिन जैसे एयरटेल और जो जियो है दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये भी तो मतलब पहाड़ी इलाके में जब काम करेंगे, इनका यहाँ देखा जाए तो मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ ज़्यादा होगा तो लोग पैसा बचाने से लगाने से डरेंगे ना यहाँ। तो ये है, तो गवर्नमेंट इस बार क्या है बहुत ही सोच समझ के गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम का नीलामी करना चाहिए। हालांकि तभी जैसे स्टारलिंक के बारे में देखा जाए तो कहे लाइसेंस तो दे दिए जाते, लेकिन इस बार गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस जो प्रोवाइड करने का काम करेगी, ऐसे इतनी आसानी से गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। मतलब रूल एवं रेगुलेशन के बारे में देखा जाए तो जानकारी बेहतर होगी ना, और बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स करके इसमें करेंगे। हालांकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो क्या है फिर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए तो सिंपल होना चाहिए रूल एंड रेगुलेशन। और एक यहाँ सिस्टम आ जाता है कि जिसको बोला जाता है डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, दोनों में अंतर होता है। क्या होता है अब देखिए, जो डिस इन्वेस्टमेंट होता का जो रहता और जिसको बोला जाता प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन ये रहता है कि प्राइवेटाइजेशन में देखा जाए तो इसमें 51% से अधिक शेयर प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो देखा जाए तो जो ओनरशिप तो 51% चली जाएगी। जब 51% ओनरशिप चले जाएगी तो इसका मैनेजमेंट का काम प्राइवेट सेक्टर ही करेगा, कंट्रोल और एवं मैनेजमेंट का काम केवल प्राइवेट सेक्टर ही काम करेंगे। तब इससे घाटा इसलिए क्या कि जब प्राइवेट सेक्टर इसमें काम करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट देखा जाए तो एक प्रकार के मतलब कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता रहेगी, सर्विस प्रोवाइड करते ग्रुप में काम करेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काम करेगी। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट का है तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो काम रहता है इसमें क्या है कि गवर्नमेंट मतलब 1% से लेकर 49% तक का जो शेयर रहते हैं प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर सकती है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें मैनेजमेंट और कंट्रोल दोनों ही किसके हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे। तो ये 3 प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट होता है। देखिएगा, एक तो ऐसे रहेगा कि वहाँ मतलब जो देखा जाए तो एक तो लिमिटेड और अनलिमिटेड के बारे में रहता है कि अनलिमिटेड बारे में देखा जाए तो गवर्नमेंट मतलब 100% उसमें देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। उसमें जैसे एसी कंपनी का जो निर्माण करने वाली कोई कंपनी तो गवर्नमेंट क्यों एसी का निर्माण करेगी, क्योंकि तो सर्विस प्रोवाइड करने का फैसिलिटेड मतलब सुविधा प्रोवाइडर के रूप में काम करेगी ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा एक तो रहते स्ट्रेटजिक मतलब रणनीतिक वाले रहते, जिसमें गवर्नमेंट 100% अपने हाथ में ओनरशिप रखेगी, जैसे एटॉमिक और डिफेंस और मादक पदार्थों से रिलेटेड, राइट। तो ये था नीलामी से संबंधित। और ये भी एक वर्तमान में देखा जाए तो तमिलनाडु और उत्तर भारत के बीच में सेंटर रिलेशन के बीच में देखा जाए तो समस्या हो जाती। अब ये क्या है, इसरो कामयाबी की उड़ान के बारे में जो जानकारी है, तो कामयाबी की उड़ान के बारे में थोड़ा सा देखिएगा ये क्या है। तो कामयाबी की उड़ान के बारे में जो डाटा है तो इसका नाम है इसरो। अब इसरो के बारे में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हो जाती है 1969 15 अगस्त 1969 में। लेकिन जैसे देखा जाए तो
नंबी नारायण जैसे जब रहते 1922 में, तो इनकोस पार कमेटी के गठन किया जाता है। इनकोस पार कमेटी जैसे जब गठन की जाती है 1962 में, यही इनकोस पार कमेटी आगे चल के क्या हो जाएगी, 15 अगस्त 1969 में चेंज हो जाएगी इसरो में। तो इसरो का पूर्ण नाम क्या है, इनकोस पार कमेटी। और इनकोस पार कमेटी जो अब जो जिनको बोला अम्बाला विक्रम साराभाई रहे, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के फादर कहे जाती। जबकि इंडिया में देखा जाए तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसका नाम है, वो है APJ अब्दुल कलाम। लेकिन मिसाइल मैन ऑफ वुमन किसका नाम है, शायद ये टेसी थॉमस है, कुछ महिला, किसी महिला का नाम है, राइट। आप कामयाबी की उड़ान देखिएगा कि एक जो डॉकिंग जिस सेटेलाइट का नाम है, जैसे SDX-1 और SDX-2, दोनों के बारे में देखा जाए तो ये लॉन्च किए गए थे। कब ये लॉन्च किए गए थे, 30 दिसंबर को 2024 को। और 30 दिसंबर के बारे में देखिएगा, जो डंकिंग का काम कर दिए जाते हैं होता 16 जनवरी को, जबकि रीडंकिंग का काम किया जाता 16 फरवरी को। तो आप समझो कि जो डंकिंग वाला सिस्टम चलता है, ये डॉकिंग वाला जो उपग्रह वाला सिस्टम चलता है, क्या होता इसमें रहता है, जो सतह से देखा जाए तो यहाँ पहले छोटे छोटे जैसे 2 सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च करेंगे, यहाँ जैसे जब जाएंगे छोटे छोटे सैटेलाइट को यहाँ जोड़ देंगे। तो क्या है, जो डंकिंग अंतरिक्ष में स्पेस में देखा जाए तो 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ने की प्रोसेस है, जिसको बोला जाता है डॉकिंग। और डॉकिंग के बाद क्या हो, इसको और सेकंड नंबर का बोला जाता है, बोले कि इसरो ऐसा क्यों करेगा, डॉकिंग और रीडॉकिंग। तो क्या है, बहुत चैलेंजेस के रूप में सामने आता है डॉकिंग और रीडॉकिंग का जो काम किया जाता है। एक तो डॉकिंग और रीडॉकिंग का काम ये रहता है कि एक तो चैलेंजेस इसमें ये है, चैलेंजेस ये रहते क्या है, पहले छोटे सैटेलाइट को यहाँ से जब लॉन्च करो, फिर यहाँ दोनों को जोड़ने के बाद उसको अलग करो, राइट। तो ये घटना थी। तो वर्तमान में इसरो के द्वारा देखा जाए तो दोनों ही काम कर ले, डॉकिंग और रीडॉकिंग दोनों का काम। अब ये करें ऐसे स्पेस में दोनों को जोड़ करके फिर दोनों को अलग कर देंगे, तो रीडॉकिंग की प्रोसेस कहलाएगी, राइट। ये इंडिया में क्या है, तो इससे क्या है, ऐसा करने वाला इंडिया यानी कि इसरो वर्ल्ड में विश्व का चौथा कंट्री बन गया इंडिया, राइट, डॉकिंग और रीडॉकिंग का काम करने वाला। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं दोस्त इसमें। चैलेंजेस देखा, एक प्रकार से कंट्रोल सिस्टम के चैलेंजेस आएंगे, और जो देखा जाए तो इनोवेशन में अलग आते हैं, रिसर्च में अलग आते हैं, R&D में अलग आते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज में अलग आते हैं। बट देखा जाए तो इंडिया में जैसे इसरो के बारे में देखा जाए, इसरो मतलब देखा जाए तो इंडिया में सर्वाधिक देखा जाए तो कौन से डिपार्टमेंट या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाधिक सफल है, तो मुझे लगता है DRDO से ज़्यादा इसरो ज़्यादा सफल है। क्योंकि DRDO का जो हेड बनाया जाता है तो किसी न किसी नेता को बनाया जाता है, जबकि जो इसरो का हेड बनाया जाता है तो किसी न किसी साइंटिफिक वैज्ञानिक को ही बनाया जाता है, राइट। तो दोनों में ही काम करता है ये इसरो। और अगला देखिएगा, अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल हमारे काम का ये है, अगला आर्टिकल है कि हर दबाव से मुक्ति जरूरी है। तो हर दबाव से मुक्ति जरूरी का काम ये है कि इसमें जो आर्टिकल के बारे में मेन मुद्दा ये है कि हर दबाव से मुक्ति जरूरी है, ये किस बात के बारे में जानकारी देती है, ये है इंडिया की देखा जाए तो मतलब डिजास्टर से रिलेटेड एक प्रकार से घटना है, डिजास्टर से रिलेटेड एक प्रकार से घटना है, राइट। अब डिजास्टर से रिलेटेड जो घटना है, तो यहाँ जैसे हिमालय के बारे में देखा जाए तो यह है कि हिमालय को देखा जाए तो मतलब दबाव से मुक्ति होना चाहिए। दबाव किस प्रकार का, ये देखिए वर्तमान में जैसे जब चलता है कि एक तो जैसे वर्तमान में देखिएगा थोड़ा सा घटना, वर्तमान में जो चैलेंजेस ये है कि एक तो क्लाइमेट चेंज की घटना रहती है, दूसरा देखा जाए तो GHG की घटना रहती है इंडिया में। और GHG के साथ साथ कौन सी इसमें घटना रहती है, GHG के बाद इसमें रहता है तो एक तो देखा जाए तो बर्फबारी या बादल फटने की घटना, राइट। और बादल फटने की घटना के साथ साथ अगला मुद्दा पता है कौन आते, आपदाएँ आती, जैसे हिमस्खलन के बाद देखा जाए तो जैसे आइसलैंड जो हिमस्खलन के भूस्खलन, मतलब कितने सारे चैलेंजेस वर्तमान में देखा जाता है। हिमालय ये क्या है, इसीलिए बोला जाता है कि हिमालय को हर दबाव से मुक्ति जरूरी है। वो दबाव की मुक्ति इसलिए ज़रूरी है वर्तमान में, जैसे देखिए यहाँ जैसे जो हिमालय वाला इलाका है, तो यहाँ हिमालय से यहाँ जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ देखा जाए तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो पता है यहाँ 500 गांव केवल ओनली देखा जाए तो ओनली 500 जो विलेज हैं तो उनका विस्थापित करने की डिमांड करे वर्तमान में दोस्त। पता है कहाँ से, केवल उत्तराखंड के 500 गांव विस्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भूस्खलन की घटना, हिमस्खलन की घटना, बर्फबारी जैसे देखा जाए तो यहाँ जैसे बादल फटने की घटना अचानक से, जैसे पहले देखा जाए तो बादल फटने की जो घटना थी तो पहले क्या हुआ करता था उत्तराखंड में, अब क्या हिमाचल में ही फट जाए बादल फटने की घटना हो जाती। तो ऐसा नहीं कि मतलब उत्तराखंड के द्वारा मतलब हिमाचल प्रदेश के जो लैंड है उसका एक्विजिशन कर लिया गया, नहीं, उसमें क्या टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर जैसे जब बढ़ा तो क्या है
टेम्परेचर जैसे जैसे जब बढ़ने लगता है तो क्या है कि इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में दो सेक्टर है, जैसे बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जाता और यहाँ से देखा जाए तो अरब सागर की शाखा से मानसून जाता। तो यहाँ का टेम्परेचर जैसे जैसे जब बढ़ा है तो क्या है बहुत तेज़ी से सक्रिय हो रहा है ये, मतलब अरब सागर की जो मानसून शाखा है, जैसे जब अरब सागर की मानसून शाखा जैसे है तो क्या बहुत तेज़ी से पहले उत्तराखंड हिमाचल में जैसे बादल पड़ता था, अब पता कहाँ फटता बादल, ये जब उत्तराखंड में फटने लगा लो, क्योंकि इतना तेज़ी से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना ये, तो सक्रिय होगा ये वाला। और वर्तमान में जैसे आज की घटना है आकाशवाणी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे असम में देखा जाए तो जिसको बोला जाए तो नार्वेस्टर की घटना देखी जाती, उत्तर भारत में देखा जाए तो लू की घटना देखी जाए। बोले लू की घटना क्या है, लू की घटना देखा जाए तो मतलब अति टेम्परेचर से देखा जाए तो जो मतलब गर्म भरी हवाओं के एक प्रकार से प्रवाह होता है जिसके माध्यम से देखा जाए तो मानसिक बेचैनी बढ़ जाती है, ये है लू की घटना। और लू की घटना देखा जाए तो इनकी जो गति रहती मतलब देखा जाए तो वेस्ट से देखा जाए तो मतलब ईस्ट की ओर रहती। तो ये भी एक प्रकार से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है किन किन को, विशेष करके देखा जाए तो किसानों को, राइट। तो ये है कामयाबी के लिए उड़ान। और अगला आर्टिकल देखिएगा, इसमें अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल इसमें ये है कि मानवीय गुणों को बनाए रखते हुए एआई अपनाना होगा, राइट। तो मानवीय गुणों को अपनाए रखते हुए एआई अपनाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और कॉम्प्लेक्स जटिल काम भी है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी जैसे आज बोले कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसे जब बोला गया कि हम लोग मतलब कि सरकार के पीछे नहीं भागते, हम लोग मतलब गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागते, कि हम लोग पीपल मतलब प्रोएक्टिव पीपल गवर्नेंस के पीछे भागते, राइट। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो एक जैसे राजकाज का मॉडल नहीं चलता, राजकाज का मॉडल चलता है, राजस्थान का है, बहुत ही बेस्ट। मुझे लगता है कि इंडिया में आज तक का गुड गवर्नेंस के इससे बेहतर अभी तक मॉडल नहीं आया। हालांकि इन फ्यूचर तो काफ़ी मॉडल आ सकते हैं लेकिन आज तक ऐसा कोई मॉडल नहीं आया, राइट। ये घटना इससे है। और आज का सुप्रीम कोर्ट का जैसे जो एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मुकदमे हैं कि जैसे एमपी हाई कोर्ट का जो एक मुकदमा था, एमपी हाई कोर्ट का जो एक विवाद था, तो एमपी हाई कोर्ट का जो विवाद जैसे जब चला तो एमपी हाई कोर्ट का जो विवाद चल के और कहाँ पहुँच जाता पता है, चला जाता सुप्रीम कोर्ट में। एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जैसे क्या उसमें क्या डिक्लेयर वर्डिक्ट कर दिया गया था, वर्डिक्ट ये कर दिया गया था कि जितने भी मतलब पीडब्ल्यूडी वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले जितने भी मतलब दृष्टिबाधित लोग हैं उनको क्या है कि मतलब जुडिशरी सर्विस में नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना, क्योंकि ये तो उसमें देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट अब ये घटना यहाँ की थी और इसके पहले देखा जाए तो मतलब पिटीशन जारी किए गए थे, राजस्थान के कुछ लोगों द्वारा पिटीशन जारी किया गया था। जब 4-5 स्टेट की पिटीशन जारी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट क्या किए गए, सुमोटो के माध्यम से एक्शन ले लिए गए, सुमोटो के माध्यम से एक्शन लिया गया और मतलब सुनवाई कर दिए। और वर्डिक्ट में क्या सुनवाई कर दिए गए। हालांकि इसमें देखा जाए तो किसी प्रकार की रिटेलियन नहीं है कि मुझे किसी प्रकार की मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, रिटेलियन। तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सुनाया गया मामला ये है कि जब प्री एग्जाम क्वालिफाई करें, मेंस करें, इंटरव्यू क्वालिफाई करें और ये देखा जाए तो यदि अपने मतलब जॉब वर्क कल्चर में यदि बेहतर काम ना करें तो उनको निकाल दिया जाए। लेकिन क्या यहाँ तक का तो उनका अधिकार है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट सुना दिए गए। तो ये क्या है, बहुत ही मतलब कि देखा जाए तो एक प्रकार से स्पेशल वर्डिक्ट है, केस है और हाई कोर्ट से मतलब कैंसिल होकर कि मतलब इनको जुडिशरी सर्विस में नहीं लिया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाए तो बोले तो इनका आर्टिकल नंबर 21 फंडामेंटल राइट का अधिकार है, तो 4 पास हो गया और वर्डिक्ट सुना भी दिए गए, अब लागू भी हो जाएगा, राइट। तो ये था उससे रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।